शुभ संध्या सभी को। आप सभी का IFPH के दैनिक अंतर्राष्ट्रीय हिंदी वेबिनार में स्वागत है। हमारे आज के मेहमान और वक्ता हैं डॉक्टर मृदुल कुमार साहनी सर। डॉक्टर मृदुल सर एक प्रसिद्ध होम्योपैथिक शिक्षक और विशेषज्ञ हैं। उन्हें टीचर्स ऑफ टीचर और होम्योपैथिक इंसाइक्लोपीडिया के रूप में जाना जाता है। वह GD मेमोरियल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए हैं और होम्योपैथी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। हम आपका स्वागत करते हैं सर। ओवर टू यू नाउ। थैंक यू वैष्णवी जी। आज मैं देख रहा हूँ कि हमारे बहुत ही बुजुर्ग डॉक्टर BD पटेल भी मेरे सामने में बैठे हुए हैं, तो मुझे हिम्मत नहीं हो रहा है कि मैं क्या बोलूं। सर, मुझे डर लग रहा है आपसे बात करने में। ओके, बट लेट मी स्टार्ट माय प्रेजेंटेशन। आज मैंने जो विषय चुना हूँ अपने लिए, और साथ खास करके आपने जानते होंगे हमेशा कि मैं जब भी इस प्लेटफॉर्म पर आता हूँ तो मैं किसी न किसी कारण से आता हूँ। कोई हमारे स्पीकर गायब हो जाते हैं किसी कारणवश इमरजेंसी से, तो इसलिए मुझे उसका खाना पूर्ति करना पड़ता है। तो मैं खाना पूर्ति के रूप में आपके पास में आज उपस्थित हुआ हूँ। तो मेरे मन में ख्याल आया कि मैं क्या आपको सामने में साझा करूं। तो आज दो बातें हम लोग के समाज में बहुत ज्यादा प्रचलित है, जिससे कि हम लोग पीड़ित हो रहे हैं। हम लोग समझते नहीं, कभी कभी आनंद लेते हैं, कभी कभी उसे भय हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, लेकिन उससे हम लोग कुछ ना कुछ तो मेंटली सफर करते हैं। तो आइए आज हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि हम लोग का जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस है, सोसाइटी का जियो पॉलिटिकल सिचुएशन, इसका हमारे मेंटल हेल्थ पर क्या रिसर्च, क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और उसके लिए हम क्या निदान कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है, क्योंकि आज के माहौल में जहाँ की आपका जियोग्राफी और पॉलिटिक्स दोनों एक साथ मिल गया है। ज्योग्राफी और पॉलिटिक्स यानी कि आपका वातावरण, आपका परिवेश, और साथ में उसका उपभोग करने के लिए आपके पॉलिटिशियंस हैं। तो पॉलिटिशियंस अपने हिसाब से मैनिपुलेट करते हैं, अपना आनंद लेने के लिए, अपने फायदा उठाने के लिए करते हैं। लेकिन आप क्या करते हैं? आप उसमें पीड़ित होते हैं और उसको अपने अपने दिमाग के मनोस्थिति के साथ में आप उसको लेते हैं। तो मैं इसके साथ में अपना PPT शेयर कर रहा हूँ और 1 मिनट के लिए वेट करेंगे हम लोग। ओके, तो साथियों, आज जो हमारे सामने में विषय है, आप मेरे स्लाइड शायद विजिबल है वैष्णवी जी? यस सर। वैष्णवी जी मेरे, हाँ या सो यस विजिबल है। देख रहे हैं ना, मैं अभी जो कहा कि जो प्रेजेंट सिचुएशंस है, पूरा संसार इसे ग्रसित है। कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है ग्लोबल अफेयर्स में। हाँ, मैं फिर से शुरू करता हूँ, थोड़ा सा शेयर बंद हो गया था। सो इंटायर यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, और उसका प्रेजेंट अफेयर्स ऑफ ग्लोबल लेवल ऑब्जर्व अनस्टेबल एंड अनप्रेडिक्टेबल। और क्या होगा, अस्थाई है, उसका आप कैसे फोरकास्ट नहीं कर सकते हो, अचानक आ जाएगा। अभी आपने देखा होगा कि हम लोग का एक अभी जो प्रेजेंटली सिंदूर ऑपरेशंस था, तो वहां पर हम लोग बहुत ज्यादा थे। और उसके पहले क्या हुआ था? उसके पहले आपके ग्लोबल चेंजेस में आए थे। अब फिर उसके बाद में अब देखिए क्या हो रहा है। फिर कोरोना का पैंडेमिक होने का हम लोगों को ये देख, तो अनप्रेडिक्टेबल कब आएगा कब नहीं आएगा, है ना। दिस एक्सपेक्टेड सिचुएशंस इज डू नॉट अलाउ आवर माइंड टू थिंक। इससे क्या होता है, आप स्थिर होकर के सोच नहीं पा रहे हैं, आप इसको सोच नहीं पा रहे हैं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो शांतिपूर्वक नहीं सोचते, इससे मेंटल स्टेबिलिटी बना रहता है, इंस्टेबिलिटी बना रहता है, अस्थिरता बनी रहती है। और लार्ज स्केल ऑफ एवरी टाइम, हर एक समय में आप अपने आप को व्यवस्थित रखने का कोशिश करते हैं, फिर भी आपके मन में थोड़ा सा परिवर्तन होता जाता है। अब इस स्लाइड में जो मैं देख रहा हूँ, मेरा ये थोड़ा सा रिसर्च पेपर है, मैंने इसको अपने यहाँ पर तैयारी किया। तो इसमें मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, उसमें मैं इसमें इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आपको, जियो पॉलिटिकल क्लाइमेट और मेंटल हेल्थ का, फिर होम्योपैथी और मेंटल हेल्थ का क्या क्राइसिस है, जियो पॉलिटिकल इम्पैक्ट ऑन होम्योपैथिक रिसर्च, और केस स्टडीज कुछ मैं हाईलाइट्स करूँगा, और फिर इंटीग्रेशन ऑफ होम्योपैथी इन पब्लिक मेंटल हेल्थ पॉलिसी की बात करूंगा। फिर इसमें कुछ एथिकल एंड फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शंस की बात करूंगा, और कंक्लूजन की बात करूंगा, इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, और उसके बाद में मैं इसका रेफरेंस भी बताऊंगा।
तो इसका समरी है मेरा पूरा प्रेजेंटेशन का। कहते हैं कि जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप कैरेक्टराइज्ड बाय पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स, है ना, माइग्रेशन क्राइसिस, पैंडेमिक, क्लाइमेटिक चेंजेस, economic instability is emerging as a potential contributor to psychological and stress and mental health disorders across the globe. ये प्रेजेंटेशंस में मैंने यही चीज को देखने का, इसका जो मेंटल हेल्थ में क्या हमारे पास में इन्फ्लुएंस होता है, डायरेक्शंस क्या होता है पैसे को लेकर के आप, और इसके साथ में हमारा होम्योपैथिक रिसर्च पर कैसे एक्सेप्टेंस किया, फिर इसका इंटीग्रेशन पेशेंट सेंट्रिक मेडिकल सिस्टम से होम्योपैथी के हिसाब से, जो हम लोग कहते हैं कि हम लोगों का जो होम्योपैथिक सिस्टम है वो पेशेंट सेंट्रिक मेडिकल सिस्टम है होम्योपैथी, यानी कि पेशेंट पर आधारित है और हम लोग पेशेंट के आधार पर ही इसको करते हैं। तो बहुत सारी हमारे अंदर में साइंटिफिक और आइडियोलॉजी क्रॉस बातें हैं, और सारे के साथ में हम लोग को इंटीग्रेट करने का कोशिश करेंगे। एक डर बना हुआ है कि हमारा हेल्थ केयर क्या होगा, पॉलिसी क्या होगा, रोज रोज आप देखते हो कि ऐसा होता है। तो इसके अंदर में हम लोग एनालाइज करेंगे, करेंट एविडेंस को एनालाइज करने का कोशिश करेंगे और होम्योपैथी में इसका रिसर्च क्या हुआ। नेक्स्ट हम आते हैं, एक बहुत अच्छा जॉर्ज फ्रीडमैन का एक कोटेशन है कि जॉर्ज फ्रीडमैन का, उन्होंने कहा कि जियोपॉलिटिक्स एज ब्रॉड इम्पर्सनल फोर्सेस, ब्रॉड इम्पर्सनल माने आपको इन्फ्लुएंस करने वाला फोर्सेस है, that constraint nation and compel them to act in way as dictator, है ना। ये क्या करता है, डिक्टेटर के रूप में आपका एक शासक के रूप में आपको दबाव देने का कोशिश करता है, trying to force and make themselves more powerful. It reflects the human nature of increased egotism and dictatorship. किसी का ईगोटिज्म, किसी का डिक्टेटरशिप, पॉलिटिशियंस का एक घमंड, पॉलिटिशियंस का अपना एक आपूर्ति करने का चाहत, ये हमको झेलना पड़ता है, हमको झेलना पड़ता है। प्रकृति का दबाव, ये किसको झेलते हैं, हम झेलते हैं, और झेलते हैं तो झेलने पर आपका मन क्या स्थिर रहता है, इसको सोचने का जरूरत होता है। दूसरी बात आती है कि एक ज्योग्राफी का एक इटर्नल लैंडस्केप है ना, पूरा ज्योग्राफी का एक लैंडस्केप है आपका वातावरण का, भूगोल का, और उसमें हमारा एक हमेशा एक मनुष्य होने के नाते हम हमेशा कोशिश करते रहे हैं कि इसके अंदर में हम कैसे अपना अस्तित्व बनाएं। आप देख रहे हो कि हम एक पहाड़ी पर भी जी रहे हैं और एक ऊंचे से नॉर्थ ईस्ट में हैं हम, आप चले जाइए साउथ पोल पर, वहां भी आदमी है, नॉर्थ पोल पर चले जाइए, ईस्ट पोल पर चले जाइए, साउथ, जहां भी जाओ, जैसा भी परिस्थिति हो, लेकिन मनुष्य सरवाइव कर रहा है। और सरवाइव करने के पीछे में क्या है, यू आर ट्राइंग टू गेट एडजस्टेड एंड अकोमोडेटेड अकॉर्डिंग टू द उसका एडेप्टेशंस, उसको अडेप्ट करने के हिसाब से होता है। तो बिसाइड बीइंग ह्यूमन कंट्रीब्यूशंस यूजिंग पॉलिटिक्स एज पावर, और इसमें ह्यूमन जो कंट्रीब्यूशंस है, आपका जो हस्तक्षेप होता है एज ए इंस्ट्रूमेंट, आपको लैंडस्केप को भी बदलने का कोशिश करते हैं। हम पहाड़ियों पर हम शहर बसाने का कोशिश करते हैं, और हम अपने यहाँ पर एक पहाड़ बनाने का भी कोशिश करते हैं। ऐसा प्रयास हम लोग का चलता रहा है। ये क्या है, किसका प्रदर्शित करता है, ये मनुष्य के अंदर में ईगोटिज्म है, उसको प्रदर्शित करता है। इसको हम लोग को समझने का जरूरत है। तो इससे क्या हर्ट होता है, हमारा ईगो हर्ट होता है, हमारे अंदर में जो सहनशीलता होती है, टॉलरेंस पावर होता है, वो सारे हर्ट होते रहते हैं। वी हैव जस्ट पास्ड द वॉर सिचुएशंस। अभी मैंने जो जिक्र किया कि टेररिज्म, ये सॉरी आपका जो आतंकवाद का खिलाफ भारत ने पाकिस्तान पर जो कदम उठाया था, क्या आपका मन उस समय में स्थिर था? हमेशा टीवी पर आंख चिपकाए हुए बैठे हैं, देख अब क्या होगा, अब क्या होगा, कब हम पाकिस्तान पर कब्जा कर रहे हैं, कब हम अपने पड़ोसी देश पर हम कब्जा कर रहे हैं। ये सभी हम लोग सभी शायद कर रहे थे। हमारे मनुष्य होने के नाते हमारे अंदर में ऐसा था क्या? उसके पीछे में क्या था? हमारा भय था, हमारा उसके पीछे में
हमारा एक आगे क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा, हम कहाँ होंगे, हमारी स्थिति, हम ऐसे में हम अपने आप को सुरक्षित कैसे रखेंगे। क्योंकि मनुष्य चाहता है, उसके भीतर में मन में एक चाहत होती है कि मैं हमेशा अपने आप को स्थिर बनाए रखूं, अपने अस्तित्व को बनाए रखें, और इस स्थायित्व को बनाए रखने के लिए अपने को एडेप्ट करने का कोशिश करता है, अपने आप को वहां पर संतुलित करने का कोशिश करता है। और इस एडेप्टेशन में अगर आपको गड़बड़ी हुआ तो आपके मेंटल स्टेट जो है उसका संतुलन बिगड़ जाता है, और आप या तो अवसाद में चले जाते हैं, या भयभीत हो जाते हैं, या आप क्रोधित हो जाते हैं, या आपके अंदर में एक उदासीनता आ जाती है। ये सारी चीज जो है जो ग्लोबल डायनेमिक्स है, हमारे हमारी बातों को ये कर रहा है, और जिससे कि हम लोग इसमें, तो हम लोग आज इस पर मल्टी डायमेंशनल इम्पैक्ट को देखने का कोशिश करेंगे, जियो पॉलिटिकल लैंडस्केप ऑन द मेंटल हेल्थ पर, और इसको एग्जामिन करेंगे इसको होम्योपैथी के माध्यम से। डिस्पाइट ऑफ इनहेरिटिंग ऑनगोइंग क्राइसिस एंड चैलेंजेस, है ना, that surface the new herald the potential for rapid advancement as nation calibrate their policy to navigate a shifting international landscape. The effectiveness of this conservative resurgence will be determined in the years to come, but there are always stands a pivotal moment offering the possibilities of mending fractured alliance, reshaping power dynamics, and empowering emerging and established actor like on the geopolitical stage. क्या हो रहा है, हम बराबर अपने आप को लैंडस्केप बदलने का कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को चेंज करने का कर रहे हैं, और उसके साथ में आने वाले समय में हम पीछे में जो हो चुका उसका प्रभाव हम झेल रहे हैं, और आने वाले समय में हमको उसका क्या प्रभाव होगा ये हम देखने चले जा रहे हैं। तो ये एक अच्छा थॉट्स प्रोसेस है जो हमको समझने का कोशिश करते हैं। अभी हम लोग फिर मैंने बताया कि अभी मैंने सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा वॉर, युद्ध और उसके कॉन्फ्लिक्ट के। तो अभी हम लोग, मैंने अभी देखा कि अभी भी हमने देखा, इसके पहले भी बहुत सारे लोग देखे होंगे कि युद्ध का चलता रहता है। आपका रसिया और का भी जो लड़ाई चल रहा है, आप वहां नहीं हो, आप पटना में अपने बिहार में बैठे हो, अपने जगह इंडिया में बैठे हो, और उसके बाद भी बैठ करके आप देख रहे हैं कि रूस के साथ में क्या होगा, यूक्रेन के साथ में क्या होगा, पाकिस्तान के साथ में क्या होगा, इंडिया के साथ में क्या होगा। अरे आपका क्या लेना देना, लेकिन आपका मन वहां पर क्यों जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है ना, कि आपका मन वहां क्या जा रहा है। तो आपके पास में आपको एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होता है, लगता है मन में एक चोटा होता है। जो आर्मी जो काम कर रहा है अपने क्षेत्र में, वहां पर जो काम कर रहा है उसको तो होता ही है, वो तो टेंशन में ही, लेकिन उसका फल हम लोग भी भुगतते हैं। तो शायद ये जगह आपको यूक्रेन में हुआ है, अफगानिस्तान में हुआ है, अफ्रीका में हुआ है, फिर ऐसे हमेशा है मेंटल डिवास्टेशन, ये हमेशा होते रहा है। और हम लोगों ने अभी सिंदूर ऑपरेशंस को भी देखा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2022 में कहा है कि 5 people in most conflict settings suffers from mental disorders ranging from mild depressions to severe psychosis। कहा कि 5 में से एक आदमी निश्चित रूप से मेंटल डिजॉर्डर्स सफर करता है, एक कम माइल्ड डिप्रेशन से या सीवियर साइकोसिस से। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात हम लोगों के साथ जानकारी है। वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट्स में कुछ बातें आती हैं, मैं उसको समराइज करने का कोशिश कर रहा हूँ। इट इंक्लूड्स पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिजॉर्डर, पीटीएसडी कहते हैं। आपको ट्रॉमा हो गया, आपको मन चोटा हो गया, उसके बाद में और तनाव के कारण मन में जो चोटा हो गया, चोट ला गई, तो उसके कारण जो विकार पैदा हो रहे हैं तो उसको पीटीएसडी कहते हैं। डिप्रेशन एंड सुसाइडल आइडिएशन, डिप्रेशन आप यहाँ तक कभी कभी हो जाते हो उन्माद में कहता हूँ कि आप डिप्रेशन करने की सोचते हैं, या नहीं तो क्या, अगर डिप्रेशन में नहीं जाते हैं तो क्या सब्सटेंस यूज में चला जाते हो, नारकोटिक्स का यूज करना शुरू कर देते हो। फिर आपके साथ में उत्पन्न होता है
एंजाइटी एंड स्लीप डिजॉर्डर। तो बीमारियां आ रही हैं, एंजाइटी है, कहते नहीं हम बीमार तो नहीं हैं डॉक्टर साहब, बीमार तो नहीं है, लेकिन मुझे नींद नहीं आती है ना, नींद नहीं आती है, मुझे चिंता लगा है कि मेरा परिवार का क्या होगा, मेरे भविष्य क्या होगा, मेरा बिजनेस का क्या होगा। इस लड़ाई के कारण, इस लड़ाई के कारण अभी जो है सो भारत सरकार इतना पैसा खर्चा कर रही है लड़ने के लिए, तो उस पर उसका टैक्सेशन के रूप में तो हम ही से न वसूलेगा। ये भी सोच रहे हो आप? ये सोचने का जो सिलसिला है आपको ओवर थिंकिंग की ओर ले जा रहा है। आप और भी ज्यादा से ज्यादा सोचना शुरू कर दिए, और इस ओवर थिंकिंग के कारण क्या हो रहा है कि आप जो है सो मेंटली स्ट्रेस्ड हो रहे हैं, और उसका स्ट्रेस का परिणाम आप भुगत रहे हैं। फिर एक 2023 में एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन है ना, अब माइग्रेशन की बात करते हो, अभी आपका बांग्लादेश से माइग्रेट करना, आपके जो पड़ोसी राज्यों से माइग्रेट करना, आप सभी देख रहे हो। तो कहता है कि 281 मिलियन इंटरनेशनल माइग्रेट्स, मेनी ऑफ हु आर डिस्प्लेस्ड ड्यू टू द वार, पॉवर्टी और क्लाइमेट चेंज आर डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं। करीब अंदाजा है कि 281 मिलियन इंटरनेशनल माइग्रेशन का एस्टिमेटेड है, हो रहा है। किस कारण से? गरीबी के कारण से, लड़ाई के कारण से, क्लाइमेटिक चेंज से, वो और डिस्प्लेसमेंट के क्या कारण को होता है? जब आप अपने देश को छोड़ करके माइग्रेट करके दूसरे देश में जाते हो, तो वहां पर आपके क्या होता है? आपका परिवार टूट जाता है, आप जो मूल अपने नेटिव प्लेस से निकल करके यहाँ चले आते हैं, आपके कल्चरल सपोर्ट सिस्टम बदल जाता है, आप किस परिवेश में आए थे, किस परिवेश में आ गए, ये एक बन जाता है। और इसे इंक्रेजिंग, इससे क्या होता है कि आपका जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस जो है सब बढ़ता चला जाता है। तो साथियों, इतना इसका इम्पैक्ट क्या आपके ऊपर नहीं पड़ता? क्या आप अभी सोचते नहीं हो? क्या आप इतने मेंटली स्ट्रांग हो? मैं कहता हूं कितना भी मेंटली स्ट्रांग हो गए, लेकिन आप इसके विषय में सोचते तो जरूर होगे, और सोचना आपका एक स्वभाव भी बन जाता है। और सोचने के कारण कुछ लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, हमारे इंडिविजुअलिटी, हम लोग साइंस ऑफ इंडिविजुअलिटी, होम्योपैथी को कहते हैं साइंस ऑफ इंडिविजुअलिटी। कोई ज्यादा प्रभावित होते हैं, कोई कम प्रभावित होता है, कोई प्रभाव को बाद में झेलता है। उसके बाद में आता है आपका इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ये भी देश की बहुत बड़ी समस्या है ना। दामों का एक प्राइसेस काफी बढ़ रहे हैं, आपके जॉब का इनसिक्योरिटी है, नौकरी नहीं मिल रहा है, और नौकरी के लिए मिल जाएगा तो कोई जरूरी नहीं है कि मुझे मिलेगा। आप कितने, आपने देखा होगा न्यूज, कभी आप काफी न्यूज सब आए हैं कि इतने आदमी को हटा दिया गया, क्यों? तो कंपनी में लॉस चल रहा है। बड़े बड़े कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट ने हटा दिया, बहुत सारे कंपनी ने अपने अपने स्टाफ को हटा रहे हैं। तो इस जो इकोनॉमिक है, आर्थिक जो है, ये कारण आपको एक एंजाइटी बढ़ाता है, और अपने आप को जब नौकरी में होते हो तो आपके अंदर में एक लगता है कि मैं तो कुछ ये गरीब व्यक्ति हूँ, सिर्फ अपना वर्थ को अपने, और कभी कभी इतने एक्सट्रीम होते हैं। आप देखे हो, सुने होंगे गुजरात में कुछ किसान जो है सो आत्महत्या कर लिए, है ना। ऐसा न्यूज हम लोगों ने देखा था कि कई एक लोग का खेती नहीं हुआ, इस बार फसल मारा गया, 1 साल से नहीं 2 साल से। अब ये नौबत आ गया कि हम आग जी के क्या करेंगे और कैसे जिएंगे, तो इसे लेकर के हम लोग वो मेंटल इसमें चले जाते हैं और सुसाइड करने का कोशिश करते हैं। और अभी हाल में हुए जो बीता हुआ समय बहुत पुराना नहीं हुआ है, सभी को याद होगा कि कोविड-19 के पेंडेमिक में कितना ज्यादा लोगों को नौकरी पर घर बैठ करके होम फ्रॉम था, और कितने लोगों को जब सैलरी को जो है, कंपनी पैसा कहाँ से देगी जब पैसा नहीं हो रहा है, तो उनके सैलरी कट हो रहे हैं, आधा पेमेंट किया जा रहा है, मकान का भाड़ा देने लायक नहीं रह रहे हैं, आपको घर का पूरा जरूरी सामान को पूरा करने लायक नहीं रह रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, ये आपके मेंटल इंस्टेबिलिटी पर इम्पैक्ट पड़ता ही। हाँ, फिर पॉलिटिकल ऑपरेशंस एंड सिविल अनरेस्ट। अब का सरकार बदलती है, सरकार बदलती है तो नियम भी बदल जाते हैं, और आप किसी एक पार्टी को फॉलोअर हैं तो आपके मन में उसके प्रति जो सिंपैथी था, उसके प्रति जो आप रुझान था, जब दूसरे परिवेश में आते हैं
तो ये भी एक गवर्नेंस का, सेंसरशिप का, सोशल इंजस्टिस का क्रिएट करता है। हमारे समाज में तो और भी बहुत खराब हालत है हमारे कंट्री में। हम लोग एक गरीबी दो भाषा दो 3 ग्रुप में अपने आप को बांट लिए हैं। एक कहते हैं बहुत ही अमीर है ना, एक कहते हैं कि मिडिल क्लास है, एक कहता है कि लो मिडिल क्लास है, और दूसरा कहता है कि मैं तो बड़ी गरीबी रेखा से नीचे जी रहा हूँ, है ना। और कहते हैं, फिर उसके बाद में आ जाइए कास्ट पॉलिटिक्स है। अब मैं अपर कास्ट का हूँ, मैं लोअर कास्ट का हूँ। अपर कास्ट का भी है तो मैं तो ये कास्ट है और वो कास्ट है। अपर कास्ट भी आपस में लड़ रहे हैं, लोअर कास्ट भी आपस में लड़ रहे हैं, और अपर और लोअर के बीच में भी तो लड़ाई चल ही रही है। और ये इसका जो है सो पॉलिटिकल इसका यूज किया जा रहा है वोट बैंक को बढ़ाने के लिए, और कॉन्स्टेंटली ये फियरफुल वातावरण सिनेरियो क्रिएट हो जाता है। आने दो इलेक्शन आ रहा है, अब देखिए क्या आपको नजरिया आता है। और इस समय में तो ये सिचुएशन, और कई एक लोगों को मैंने देखा, कोई पॉलिटिकल पार्टी जीत गया और उसके लोग जो फॉलोअर्स थे वो खुशी से पागल हो रहे हैं, और जिनके जो किसी दूसरे के फॉलोअर थे, जो हार गया उसके फॉलोअर्स थे, वहां पर कभी कभी लोगों ने सुसाइड भी कर लिया है। ऐसे पेपर में न्यूज आते रहे हैं, आप सभी को इसे देखे होंगे। उसके बाद में आते हैं हम लोग, चाहे वह क्लाइमेट का चेंज हो, चाहे पॉलिटिकल पोलराइजेशन हो, या ग्लोबल वार हो, या पैंडेमिक हो, या थ्रेट्स टू डेमोक्रेसी हो, है ना। आपका डेमोक्रेसी, कभी कभी देखिए अभी नेपाल में एक नया सिचुएशन क्रिएट हो रहा है। नेपाल में डेमोक्रेसी स्टैब्लिश था, लेकिन अब क्या हो रहा है कि नेपाल में वहां पर पुराना राज, जो पहले राज्य राजों का राजा के द्वारा चलाया जाता था, वो उसके लिए अब लड़ाई चल रही है। नहीं, अब लोग कह रहे हैं कि नहीं, वो उसके जो फॉलोअर है कह रहे हैं नहीं, वही समय में अच्छा था, आज हम लोग ज्यादा दुखी हैं। तो ये सब जो है, तो वहाँ के लोग को आप समझ रहे होंगे कि उनके क्या अगर जो पॉलिटिशियंस होंगे जो कि डेमोक्रेटिक होंगे, वो अलग ढंग से सोच रहे होंगे, और जो आपको शासन के अधीन रहना चाहते हैं उनकी सोच अलग होगी। ये सारे वहाँ पर सिचुएशंस बने हुए हैं। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट आता है। आइए हम लोग होम्योपैथी में क्या कर सकते हैं और इसका होलिस्टिक अप्रोच, हम सभी होम्योपैथ हैं, और हम सभी जानते हैं कि ये होलिस्टिक और इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच है। ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण हथियार है इमोशनल और साइकोलॉजिकल सिम्टम्स को सामना करने के लिए, है ना। जहाँ की हम कहते हैं कि गुस्सा अधिक हो गया उसकी दवा है, जहाँ डर बहुत हो गया उसकी दवा है, हम अपने डिप्रेशन है उसकी दवा है, उसकी खोज सकते हैं, लेकिन दवा नहीं है। दवा तब है जबकि आपका टोटलिटी कॉन्स्टिट्यूशनल मैथमेटिक अंडरस्टैंडिंग उस पे में हुआ। जहाँ की एलोपैथी में सिम्प्टोमेटिक सप्रेशन होता है, होम्योपैथी हमेशा बैलेंस को क्रिएट करने का कोशिश करता है और कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पर चेंज करने का कोशिश करता है। तो साथियों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिसको कि हमें सोचना चाहिए कि हम होम्योपैथ क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्या मदद कर सकते हैं ऐसे में पेशेंट को करने के लिए। हम लोग होम्योपैथिक चिकित्सक के रूप में क्या कर सकते हैं। होम्योपैथी में कुछ की रेमेडीज है, मैं थोड़ा सा जिक्र इसलिए करना चाहूंगा क्योंकि आप लोगों को लग रहा हो कि सर होम्योपैथी में भी तो आप बताइए कुछ दवाइयाँ क्या हो सकती है। तो अपने होम्योपैथी में देखेंगे हमारे मेट्रिया मेडिका और रिपोर्टरी में एक मेडिसिन का एक ट्रेजर है, खजाना है ना। खजाना में मैं कुछ खजानों में से चुन करके मैं आपको ऑरम मेटालिकम का जिक्र कर रहा हूँ। आप देख रहे हो कि ऑरम अपने आप को तो समझता है कि मैं तो सोना हूँ, है ना, मैं तो सोना हूँ, और सोना से बढ़ करके दुनिया में वैल्यूबल चीज क्या कुछ नहीं होता है। तो लेकिन सोना ऑरम मेटालिकम को हम लोग कहते हैं कि डिप्रेशन के लिए बहुत ज्यादा है, क्योंकि ऑरम मेटालिकम का की सिम्टम्स की इफेक्ट्स होता है हार्ट, सीधा हार्ट पर पड़ता है, सुसाइडल थॉट्स हो जाना, हाई मोरल एंड प्रोफेशनल एक्सपेक्टेशंस होगा, घमंड होगा, और घमंड होगा जिसके पास में जितना ज्यादा वो उतना ही ज्यादा डिप्रेशन में जाता है, उतना ही ज्यादा निराशा जाता है। जिनके पास में उम्मीदें ज्यादा होंगी उसके पास में निराशा, उसके साथ में फेलियर्स ज्यादा होगा, है ना। उम्मीद जितना पालोगे तो उतना ही उसका उल्टा उसके बराबर में, कहते हैं न्यूटन ने कहा कि एक्शन एंड रिएक्शंस आर ऑपोजिट एंड सिमिलर एंड अपोजिट, जैसा आप करोगे वैसा करोगे।
ज्यादा आपका घमंड है, उतना ही ज्यादा डिप्रेशन है, ज्यादा आप जीने की इच्छा है, जितना आपके पास में अस्थायित्व है, उतना ही सुसाइडल थॉट्स है। तो ये आपके अंदर में एक कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द हाई मोरल एंड प्रोफेशनल एक्सपेक्टेशन। दूसरा दवा हमारा एक इग्नेशिया है। आप लोग सभी को इग्नेशिया से बहुत अच्छे वाकिफ होंगे। कहते हैं कि सदमा। तो सदमा का मतलब क्या होता है? सदमा का मतलब क्या होता है? आप उसको झेल करके उसके अंदर में क्या चेंज करना चाहते हैं। तो ये इग्नेशिया जो है इमोशनल ट्रॉमा के लिए वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है। ट्रॉमा, मानसिक आघात। नेट्रम म्यूरेटिकम भी उसी तरह से है, चुप लगा जाता है, इंट्रोवर्सन्स, सप्रेस्ड इमोशंस है, और क्रॉनिक सैडनेस के लिए। जहाँ की एक्यूट सैडनेस के लिए हम लोग यूज करते हैं इग्नेशिया को, उसी तरह से नेट्रम म्यूर को हम लोग क्रॉनिक सैडनेस को। और जब आर्सेनिक एल्बम की बात आती है तो हम आर्सेनिक एल्बम को करते हैं इनसिक्योरिटी, फियर एंड लॉस। अपने अंदर में एक असुरक्षित का भाव होना और खो जाना, है ना, ये हमेशा उसके लिए चिंता का कारण बनता है। मेरा जीवन कितना सुरक्षित रहेगा। लैकेसिस, मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होता है, माइंड हमेशा चंचल होता है। आप देखोगे लोग लैकेसिस के पेशेंट बहुत ज्यादा बोलते हैं, कहते हैं लॉकेसिस होता है। लेकिन क्यों सो बोलता है? एक से बात जब उसके बात को सुनोगे लैकेसिस के, तो कभी एक बात करता है, उसके बाद अपोजिट करता है। सो मूड स्विंग्स इसमें बहुत ज्यादा है, और सप्रेस्ड फीलिंग इसके कारण था। तो ये बताते हैं, ये दवा बताते हैं कि हमारे क्लिनिकल प्रैक्टिस में पीटीएसडी के लिए, जो कि ट्रॉमा के लिए, एंजाइटी के लिए, नींद नहीं आने के लिए और मूड डिजॉर्डर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं। होम्योपैथी इन क्राइसिस जोन विदाउट बॉर्डर्स। अब हम लोगों ने, हमारे कुछ संस्था है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, और एक कार्य कर रहे हैं होम्योपैथ विदाउट बॉर्डर्स, बिना किसी बॉर्डर के होम्योपैथ एक संस्था है, नाम है होम्योपैथ विदाउट बॉर्डर। इन्होंने हैती में, इंडिया में, अफ्रीका में एक टीम को किया ह्यूमैनिटेरियन कॉज के लिए, मानवता के आधार पर, और वहां पर इन्होंने कोशिश किया कि कैसे हम लोग होम्योपैथ के द्वारा विदाउट बॉर्डर्स ये संस्था काम कर रही है। और हमारे भारतवर्ष में आयुष मिनिस्ट्री, माननीय प्रधानमंत्री के समय में जो स्थापना किया गया, आयुष को इतना ज्यादा प्रेशर दिया गया और होम्योपैथी को इंटीग्रेटेड मेडिसिन के रूप में भी लाया गया, जहाँ के खास करके मेंटल स्ट्रेस को और डिजास्टर्स को पैंडेमिक के समय में करना। और आप सभी को याद होगा कि पैंडेमिक के समय में जो हम होम्योपैथ हम लोगों ने रोल प्ले किया था, हम लोगों ने किया था, हमारा आर्सेनिक दवा किया था, हमारा होम्योपैथिक जो होम्योपैथी हाईलाइटेड हो गया था, है ना। तो ये समय में जो क्राइसिस जोन जब भी होता है, कहा जाता है कि जब भी एक बहुत आपातकाल समय शुरू होता है, उस समय में होम्योपैथी की चर्चा शुरू हो जाती है, क्योंकि उस समय में आपको कोई भी दूसरा पैथी तुरंत आगे नहीं आ सकता है मदद करने के लिए। दूसरा पैथी तुरंत नहीं आ सकता है, आप आगे आ जाते हो। जब तक कोरोना के लिए क्या कहते हैं, वैक्सीन नहीं निकला था, आप दवा लेकर के कूद गए मैदान में, रोगियों को ठीक करने लगे, रोगी ठीक होने लगे, और बहुत समय के बाद में कोरोना के लिए आपको वैक्सीन आए, तो पहले ही आ जाते हो। इसी तरह से आप होम्योपैथी का हिस्ट्री उठा करके देखिए। हैनीमैन के समय में कॉलेरा का हुआ था, और वेरेट्रामेल और कई एक दवाइयाँ आपको लेकर के आए थे। और इसे महामारी जब जब हुआ है, उस समय में होम्योपैथी हाईलाइटेड हुआ है। इसीलिए कहते हैं कि होम्योपैथी इज ऑलवेज फॉर द क्राइसिस जोन, है ना। क्राइसिस जोन में होम्योपैथी का उदय होता है, विकास होता है, बढ़ोतरी होती है, लोगों को आना पड़ता है, लाचारी में आए, चाहे किसी भी कारण से आए, लेकिन आना पड़ता है पूरे दुनिया को। साथियों, अब हमारे पास में इस पर रिसर्च करने के लिए बहुत सारे चैलेंजेज हैं। सबसे बड़ा चैलेंज है फंडिंग चैलेंज। होम्योपैथी को कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन के रूप में माना जाता है, और ग्लोबल लेवल पर देखा जाए तो होम्योपैथी, कोई भी गवर्नमेंट जो है सो होम्योपैथी को फंड नहीं देना चाहता। ये
हमारे लिए इंडिया भारतवर्ष में एक थोड़ा सा अच्छा समय है, जहाँ की भारतवर्ष ने एक प्रायोरिटी दिया है और आयुष सेक्टर के लिए एक अलग फंडिंग सिस्टम को किया है। तो और एक बात और होती है, गवर्नमेंट की प्रायोरिटी क्या होती है? गवर्नमेंट की प्रायोरिटी डिफेंस है, इमरजेंसी केयर है, फार्मास्यूटिकल रिसर्च है ना, उस पर ज्यादा है। डिफेंस पर ज्यादा खर्चा करेंगे, सभी पर करेंगे, लेकिन होम्योपैथी पर कितना खर्चा करेंगे? तो ये एक चैलेंज है फंड है। मैंने 2019 के कम्प्लीमेंट्री थेरेपी के स्टडीज में कहा गया कि लेस देन 2% ऑफ द ग्लोबल हेल्थ रिसर्च फंड गोज टू द कैम मॉडलिटीज इंक्लूडिंग होम्योपैथी। 2% से भी कम ग्लोबल हेल्थ के लिए जो रिसर्च का फंड था, जो टोटल फंड में से 2% से भी कम जो है सो आपका कैम के मतलब कम्प्लीमेंट्री अल्टरनेटिव मेडिसिन, जिसके अंदर में होम्योपैथी आता है। यानी कि खाली आपको नहीं, आपको 0.5% मिल रहा है कि 0.10% मिल रहा है, ये आप सोचो, लेकिन 0.2% में आपके साझेदार करने वाले आपको आयुर्वेदा है, यूनानी है, बहुत सारे सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, उसके साथ में आप हो। दूसरा बात है कि सम गवर्नमेंट सपोर्ट्स इंटीग्रेटिव हेल्थ, एग्जांपल इंडिया में ज्यादा है, स्विट्जरलैंड में भी बहुत हद तक है, एंड अदर कुछ कंट्रीज में जैसे यूके और ऑस्ट्रेलिया में बहुत ही नगण्य है। यूके में तो नेशनल हेल्थ सर्विस ने फंड देना एकदम ही बंद कर दिया 2017 से। आपने बहुत देखे होंगे कि वहां पर था कि होम्योपैथी को बैन कर दो, होम्योपैथी काम नहीं करता है, और उन्होंने इसलिए वहां पर कहा कि उन्होंने इसके लिए साइंटिफिक एविडेंस बनाने का कोशिश किया, पॉलिटिकल लॉबिंग किया गया, और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, तो इन फार्मास्यूटिकल जो इंटरेस्ट रहा है, कंपनियों का जो इंटरेस्ट रहा है, उसके आगे पीछे हम लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन इसके विपरीत भारत में जो आयुष मिशन है, ये होम्योपैथी को अच्छा फंड दे रहा है। आप सभी को जानते होंगे, ये हमारे यहाँ सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये पिछले कई एक सालों में काफी प्रगति पर है और आके अच्छा रिसर्च करने का काम करने के लिए तैयारी कर रहा है। तो रिसर्च एक बहुत बड़ा जरूरी है अपने मेंटल हेल्थ को स्टेबलाइज करने के लिए। साइंटिफिक बायस एंड मेडिकल नैरेटिव्स एक चैलेंज और बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एक ये वेस्टर्न कंट्रीज में रिसर्च के लिए जो फार्मास्यूटिकल्स है, वो सिक्योरिटी और डिसमिसल्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जहाँ पर कि है सही है कि नहीं, है ना, वास्तविकता में इसका जरूरत है कि नहीं, ये एक इम्पॉर्टेंट होता है। और बहुत सारे आपके रिसर्च पेपर हैं, आप देखिए ना कितने रिसर्च पेपर आपने देखा होगा जो कि पब्लिश होते हैं, क्योंकि बहुत सारे जर्नल पब्लिश नहीं करना चाहते हैं इस होम्योपैथी को, और आपके जो डेडिकेटेड होम्योपैथिक जर्नल है उसी में आपके आर्टिकल्स आते हैं। लेकिन साइंटिफिक जर्नल में, जहाँ की जनरल साइंटिफिक जर्नल है, वहाँ पर आपके रिसर्च आर्टिकल्स नहीं आते हैं, वहाँ बहुत ही रेयर है, बहुत ही रेयर है। इससे क्या होगा, हमारी जान पहचान, हमारा आगे का तो बात नहीं बढ़ पाता है। अब एक रेगुलेशंस की बात आती है, आप है ना, रिसर्च के लिए एक क्या क्या रेगुलेशंस है? ट्रेड एम्बॉगरेज, migrations, broader closure during the political crisis, in the global movement for homeopathic remedies and knowledge. Regulatory differences also complicate international collaborations for the research. So research जो है सो आपको फेस करता है बहुत सारे कारण से। ट्रेड एम्बॉगरेज, व्यापार के दृष्टिकोण से, है ना, हम व्यापारी लोग सोचते हैं, जो फंड देना चाहते हैं, पैसा देना चाहते हैं, वो सोचते हैं कि हम इसमें कितना पैसा लगाएं, है ना, कितना हमको मिलेगा, लाभ मिलेगा, ये भी आपको पैसा देने में हिचकते हैं। तो कुछ पॉलिटिशियंस कुछ का हस्तक्षेप होता है, उससे भी होता है। तो इसके लिए एक रेगुलेटरी डिफेंस का जो प्रॉब्लम हमेशा होता रहता है। कोविड के समय में एक ग्लोबल लॉकडाउन हुआ था, और इससे जो मेंटल डिस्ट्रेस हुआ था, तो गवर्नमेंट ने फिर से सोचना शुरू किया, फिर से सोचना किया कि इसमें हम लोग क्या करें। और इंडिया के जो हम लोग का जो आयुष मिनिस्ट्री है, उन्होंने आर्सेनिक एल्ब को प्रिवेंटिव मेडिसिन के रूप में डिक्लेयर किया, करना पड़ा था। यह जो कि कंट्रोवर्शियल रहा वेस्टर्न कंट्रीज में, बाहर के कंट्रीज में इसको
लोगों ने विरोध किया। खास करके एक आर्टिकल है जो कि रस्तोगी के द्वारा पब्लिश किया था कि 2020 में, कहता है कि पोटेंशियल एफिकेसी इन मैनेजिंग anxiety symptoms related to the pandemic, it is not only the arsenicum album and it cannot be taken as the medicines. देखिए, आप कह रहे हो कि ये है, लेकिन आपके विरोधी क्या कर रहे हैं? नहीं है। कहते हैं कि कोविड लॉकडाउन में क्या हुआ? कोविड लॉकडाउन में तो हम तो बच गए, है ना, बच गए। लेकिन क्या हुआ? बचने के बाद में हम और भी ज्यादा बीमार पड़ गए, है ना। कोविड लॉकडाउन के होने के बाद में और भी कोविड हुआ, आप पीड़ित हुए या नहीं पीड़ित हुए, जो पीड़ित हुए, जो कोविड से सफर किए, उनके अंदर में जो परिवर्तन आया वह तो एक अपना उसका था। और आज भी आप पेशेंट जितने भी पीड़ित हैं, सब लंग्स का या किसी न किसी कारण से आपको वैक्सीनेशन के बाद में 3 डोज, फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज, बूस्टर डोज, सारा चीज लेने के बाद भी उनके सफर कर रहे हैं। जिनको नहीं हुआ, जिनके साथ में रहा, वो भी उसमें पीड़ित है। तो ये कोविड के अंदर में हमारे लाइफ तो बचा है, लेकिन देखिएगा कि जो सिकनेस का जो है, मेंटल हेल्थ के साथ में, फिजिकल हेल्थ के साथ में, आपका जो सिकनेस का दायरा है जो पहले से बढ़ गया है। और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट्स में 2022 में प्रेजेंट करता है कि होम्योपैथिक ऑर्गेनाइजेशन से यूरोप रिस्पॉन्डेड टू प्रोवाइडिंग साइकोलॉजिकल support through constitutional remedies to refugee experience anxiety and panic trauma, है ना। यूरोप में जब एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन से रिफ्यूजी लोगों को, रिफ्यूजी जो बांग्लादेश में है, सब जगह ये आते रहते हैं, तो उनको यूरोप के कंट्रीज में, जो यूरोप में चले जाइए आप, वहाँ पर स्विट्जरलैंड में चले जाइए, जर्मनी में चले जाइए, मैं तो देखा फ्लैट और बाहर के रोड पर आप चले जाइए, घूमिएगा, आपको इवन की आपका क्या कहते हैं, पेरिस में चले जाइए, एफिल टावर के पास में देखिए, जितने वेंडर्स, जितने वाले मिलेंगे, वो कौन मिलेंगे? आपके या तो बांग्लादेश से होंगे या नहीं तो आपके इंडिया से होंगे। थोड़ी देर के लिए बात कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि यह किस कंट्री का है। तो ये है। और उस समय में कुछ यूरोपियन कंट्रीज ने होम्योपैथी की ओर नजर दिया, क्योंकि होम्योपैथी के प्रति सहानुभूति कहीं ना कहीं तो जरूर है, और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के माध्यम से एंजाइटी पैंडेमिक को दूर करने का कोशिश की। सो देयर आर मेनी एविडेंसेस व्हिच प्रूव्स दैट दिस इफेक्ट ऑफ होम्योपैथिक प्रिंसिपल्स, होम्योपैथिक ऑर्गेनाइजेशंस इन यूरोप respond to by providing psychological support through constitutional remedy to refugee experience acute anxiety, panic and trauma. कुछ केस बांग्ला में स्टडीज बताता है, मैं ये आपको लिटरेरी रिव्यू में बता रहा हूँ। इन बांग्लादेश recurring flood displays population causing a psychological distress, NGO offering homeopathic support reports a reduction in symptoms of despair. एक ये रिपोर्ट है, मैं बता रहा हूँ, मैं ये मेरा नहीं है, ये मैंने कलेक्ट किया है कि एनजीओ जो वहाँ पर जो एनजीओ थे, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कोई संस्था, वो होम्योपैथिक मेडिसिन से दे करके बांग्लादेश में जब फ्लड आया था, पॉपुलेशन, हम लोग अपने इंडिया में भी करते हैं, जगह जगह पर कैंप लगाते हैं, मेडिकल कैंप करते हैं, और उसमें है तो गवर्नमेंट लेवल पर तो एक अपने ढंग से होता है, बाद में आता है, लेकिन हमारे एनजीओ इसमें साथ में आते हैं। और तो ये केस स्टडी में पाया गया कि ऐसा प्रयास तो होता रहता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नहीं है। इस पे जो रिकमेंडेशंस है गवर्नमेंट कॉस्ट इफेक्टिवनेस के कारण, सेफ्टी ऑफ होम्योपैथी के कारण, नेशनल हेल्थ पॉलिसी में रिकमेंड किया गया कि इसको इंक्लूड करना चाहिए। तो पॉलिसी इंटीग्रेशंस हमारे इंडिया में है, इंक्लूड होम्योपैथी इन डिजास्टर्स एंड मेंटल हेल्थ फ्रेमवर्क, फंडिंग allocate dedicated research grant to homeopathic under the global mental health initiative, collaborations हमारे CCRH कई एक कर रहे हैं, कई एक संस्था के साथ में कर रहे हैं इंडिया में, जिसमें कि क्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेशंस, खास करके अपने इंटरनल में भी कोलैबोरेशंस यहाँ पर चल रहा है। और इसके लिए इंडेक्स जर्नल भी में है, और CCRH का जो जर्नल है
वो बहुत इसमें इसको हाईलाइट करने का कोशिश। ट्रेनिंग, इनकॉर्पोरेट ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड होम्योपैथिक केयर इन मेडिकल करिकुलम। आपके करिकुलम में जो रिसेंट करिकुलम को देखिएगा आपके होम्योपैथी में, उसके अंदर में बदलाव लाया गया है और क्लिनिक कम्युनिटी मेडिसिन को ज्यादा प्रश्रय दिया गया। कम्युनिटी मेडिसिन क्यों? क्योंकि यह पब्लिक को एड्रेस करता है, पब्लिक का ये एड्रेस करता है, इसलिए कम्युनिटी मेडिसिन इज मोर इम्पोर्टेंट। तो आइए हम लोग देखते हैं कुछ हम लोगों का ये एथिकल और फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शंस क्या है। हमारा मानवतावादी मोरालिटी है ना, कॉन्फ्लिक्ट्स टू डिह्यूमनाइज पॉपुलेशंस, homeopathy, which is patient-centric philosophy, promotes dignity, empathy and resilience। जहाँ की populations को एक अवसाद की ओर जाता है, वहाँ पर हमारा होम्योपैथी आपको ये प्रमोट करता है। Samuel Hahnemann, the founder of homeopathy, wrote extensively about the mental and emotional health of the patient being integral in the this ethos aligns closely with the trauma-informed care, है ना। आप हनीमैन की बातों को चर्चा करें तो अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि having introspection with the research we can conclude the modern geopolitical landscape reshaping not just the broader and economics but the very fabric of the public health, है ना। क्या कहा, पूरा आपका जो स्ट्रक्चर है उसको फैब्रिकेट कर रहा है, उसको बदल रहा है। by war, displacement, society, socio-public, political upheavals, demand, multi-dimensional response, और होम्योपैथी अपने इंडिविजुअलाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन के कारण ऑफर करता है हम लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छा टूल्स के रूप में हम लोग होम्योपैथी को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेरे बहुत सारे रेफरेंस है जो मैंने यूज किया। डीपी रस्तोगी का एक आर्टिकल था, कम्प्लीमेंट्री थेरेपीज का था, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का एडवाइजरी है कोरोना वायरस का, यूरोपियन कमिटी फॉर होम्योपैथी ECH का भी मैंने देखा, और हम लोगों के ऑर्गेनन को मैंने देखा। लैंसेट में जो आर्टिकल निकला है द मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। फिर NHS इंग्लैंड ने पब्लिश किया है होम्योपैथिक फंडिंग डिसीजन के ऊपर में, और होम्योपैथी विदाउट बॉर्डर, ये आप जाइएगा इसके वेबसाइट पर www.hwbna.org पर, तो ये आपको काफी इम्पोर्टेंट हो। तो आइए इस कॉन्क्लूड रेफरेंस के साथ में मैं कहूँगा कि नेशनल इंटरेस्ट इज प्री डिटरमिन्ड बाय द जियोपॉलिटिक्स। बहुत अच्छा कोटेशन है जोसेफ मलाय का, नेशनल इंटरेस्ट ऑफ प्री डिटरमिन्ड इज पहले से करता है by geopolitics or the history of country. Important political leaders never just followed their interest, they were concerned about the interest of their people. जो सही पॉलिटिशियंस होगा वो अपने पावर के लिए कंसर्न नहीं होगा, वो सही इसके लिए होगा। ऐसा है क्या हमारे देश में, यह स्थिति है क्या? The primary problem of political geography, the analysis of degree to which the diverse region of the state constitutes a unity, है ना। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है, आप सभी को इसको समझना चाहिए। तो इसके साथ में हमारा लेक्चर आज का यहाँ समाप्त होता है। सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इस शब्द के साथ में कि to me that it seems a dreadful indignity to have a soul controlled by the geography. सोल कंट्रोल्ड बाय द ज्योग्राफी, सोल कंट्रोल्ड, आपकी आत्मा कंट्रोल्ड बाय द ज्योग्राफी, तो समझो कि आप कहाँ किसके द्वारा कंट्रोल हो रहे हो। तो थैंक यू वेरी मच। मैं मेरे पास में आप कांटेक्ट करने के समय नंबर दिए हुए हैं आपको, और आप उससे साझा कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं अपना ये सेशन को समाप्त करता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच everyone, we have the time। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगर किसी को कुछ भी डाउट है या कोई सजेशन या क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। डॉक्टर बीडी पटेल, डॉक्टर विमोश अरोड़ा ने कहा डॉक्टर बीडी पटेल को अनम्यूट कर दीजिए। सर अनम्यूट।
डॉक्टर पटेल, यू आर नाउ अनम्यूटेड सर। हाँ जी, बोलिए। आप बोलिए सर, मैं तो बोल चुका। हम आपका बड़े ध्यान से सुन रहे थे। आपने तो सारे विषयों का एक साथ बोल दिया कि दुनिया का भी ले लिया, बिहार का भी ले लिया, और रोहिंग्या बांग्लादेश का भी ले लिया। और आपका बैंगलोर का भी ले लिया। बैंगलोर। मैंने आपके बैंगलोर का भी ले लिया। सारी बातें आपने कवर कर दी है। मगर ये एक अच्छा प्रयास है, और लेकिन होना मेरे चाहिए। दिल में जो अभी ख्याल आया था, हाँ जब ये सर, आपकी ध्वनि सिंधु थोड़ी कम आ रही है। ध्वनि हेलो, थोड़ी बढ़ा अभी ठीक है? दीजिए। हाँ, मेरे दिल में ख्याल आया था कि अभी जो हाँ ये सिंदूर वॉर हुआ हाँ है, और अभी लग रहा है कि वर्ल्ड वॉर भी हो जाएगा, हाँ विश्व युद्ध का भी हाँ। क्षम है। तो आज के समय में हम हम्म। होम्योपैथ का क्या रोल होना चाहिए, इस चीज को हम लोग समझने का कोशिश करें, क्योंकि इसके समझे बिना हम आगे नहीं। आप जो हो जाते हो कि और सोचते हो कि नहीं, इसमें होम्योपैथी का क्या लेना देना पॉलिटिकल सिचुएशंस का है। हर एक आदमी का हर एक समाज में जो भी वातावरण में जो भी घटना घटती है, उसका हमारे ऊपर में प्रभाव पड़ता है। और अवश्य इसको पड़ता अगर है। आप कॉन्स्टिट्यूशनल डायग्नोसिस में इसको इंक्लूड नहीं करोगे, तो आपके दवा का कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट नहीं होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स जो इंक्लूड करता है, उसका इम्पैक्ट भी आता है। कॉजिशन फैक्टर जब भी लोगे तो वह बाहर का होगा, अंदर का तो नहीं होगा। अंदर का तो अवसाद होगा, तो अवसाद किसके कारण हुआ? बाहर के कारण से हुआ। तो जो भी चीज होता है बाहर के कारण, आपका इंटरनल जो डिरेंजमेंट होता है, तो एक्सटर्नल इम्पैक्ट के कारण होता है। तो कभी भी हम किसी भी केस टेकिंग में किसी भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल को फैक्टर को केस एनालिसिस करने में हम उसको मेरे पास में एक पार्किंसंस के केस आए अभी, मैं अभी हाल में मैं थोड़ा सा इस पर बताना चाहूंगा। पार्किंसंस के केस में सब लोग कहते हैं कि इनक्योरेबल डिजीज है। मैंने कहा कि ये मैंने जब केस स्टडी करने लगा, तो केस स्टडी में उसके राइट हैंड में ट्रेमलिंग शुरू हुआ है, एंड ही वाज प्रैक्टिसिंग, और मैंने उसको देखा। और उन्होंने एक, चूंकि होम्योपैथी के में सब लोग कहता है कि अब एलोपैथी में दवाई नहीं है। बिमेश जी, मैं 2 मिनट में आपको समय दे रहा हूँ। इसमें कोई दवाई नहीं है, तो एलोपैथी होम्योपैथी की ओर आते हैं। वो होम्योपैथी में आए। होम्योपैथी में पार्किंसंस के नाम पर ट्रेमलिंग है, हैंड है, जिंकम मेटालिकम है, ऐसे करके कई एक दवाई है। जब मैंने उनके स्ट्रेस को देखा, मेंटल स्ट्रेस में, तो उनके पास में सदमा था, क्योंकि वाइफ के साथ में कॉन्फ्लिक्ट है। वाइफ को संदेह है कि वो उनके पति का किसी दूसरे के साथ में संबंध। संबंध है। हाँ हाँ। हाँ। अच्छा, मैंने इनसे पूछा क्या वास्तविकता में है? बोला, उन्होंने कहा, एडमिट किया कि नहीं सर था, अब नहीं है। तो मैं कहा कि आप बता दो उसको भी। तो वो फिर मैंने कहा कि एक बार अपनी पत्नी के साथ में आओ। जानते हो, मैंने उस आदमी को नींद नहीं आती थी, हाथ में कंपन था, और मैंने जब उसको दवाई दिया, और मेरे दवाई के अंदर में आया इग्नेशिया। इग्नेशिया के फर्स्ट डे के बाद से ही उसके नींद तो प्रॉपर हो गए। अभी इलाज जारी है। कंपन में कमी नहीं है, लेकिन कंपन में सेंसेशन उनके कुछ बदलाव आ रहे हैं। तो ये मैंने यहाँ पर दवा का चुनाव इग्नेशिया को काम करते हुए इसलिए देख रहा हूँ, यहाँ पर मैंने उसके कॉजिशंस, एक्सटर्नल फैक्टर, उसके मेंटल स्ट्रेस को देखा। बिमेश जी को अनम्यूट कीजिए, बिमेश सर, जी। आप यहाँ पर एक बात हम कहना यस चाहेंगे। सर, यस सर। इफ इट इज टिपिकली डायग्नोज एज पार्किंसोनिया, तो कॉजेशन कुछ भी हो, आप दवाई दोगे तो, अगर और स्टेज उसका, आयु उसकी कम है, तो हो सकता है रिवर्स हो जाए, या पूर्ण रूप से कम 50, 60, 70% कम हो जाए, या आगे ना बढ़े, ये हो सकता है। बट वी कैनॉट यूज एज जनरल। अगर हम जो आपको, अभी थर्ड डेफिनेटली, वर्ल्ड वॉर होगा, डेफिनेटली, कभी भी थर्ड नहीं, वर्ल्ड वॉर कभी भी नहीं। होने पर हर हाँ, व्यक्ति एक तरह ही प्रक्रिया नहीं देगा। नहीं देगा, बिल्कुल हाँ। सही सर, आप अभी एकदम सही अभी कह रहे मैं हैं। चाहता हूँ थर्ड वर्ल्ड वॉर हो, जितने भी हम्म, रोहिंग्या हैं सब मर जाए, और हाँ हाँ देश हमारा बच जाए। लेकिन कुछ लोग हैं, अरे अरे ह्यूमैनिटी, आपके कपिल सिब्बल को देखो, वो रोहिंग्या के ऊपर केस कर रहा है, मतलब नहीं जाना है। हम्म, सो हर एक आदमी का एक रिसीविंग, मतलब जिस तरह से वो लेते हैं, उस पर भी आधार होता है, बहुत और बड़ा। उसकी प्रक्रिया भी उसी तरह होती है।
लेकिन ये प्रक्रिया आया कहाँ से सर? एक्सटर्नल है ना, बाहर से ना है। एग्जैक्टली हाँ, आपकी बात सही ये है। कह रहा हूँ कि एक तो ये युद्ध जो है। मेरा है कि आपके माइंड पर क्या बिल्कुल, ये जो इम्पैक्ट हो रहा है, दैट इज इम्पोर्टेंट सर। दैट्स 100% इम्पॉर्टेंट। नॉट ओनली अबाउट द वॉर, एनीथिंग। अभी आपने कहा, एनीथिंग, आपने यस उदाहरण दिया कि पति पत्नी में आजकल ये बहुत हो गया है कि पत्नी का किसी से संबंध है, पति का किसी से संबंध है, और वो कई घर बर्बाद हो रहे हैं। सर। तो ये बात आपकी पूर्ण रूप से सत्य है कि मन पर जो प्रभाव पड़ेगा किसी कारण से, उसको तो हैंडल करना ही पड़ेगा। उसके बगैर मतलब कोई क्यूर क्या, रिलीफ भी नहीं मिल सकता है। ठीक है सर, और नाइस, थैंक यू सर। एंड धन्यवाद। विमोश जी, विमेश अरोड़ा, यू कैन टॉक नाउ सर। डॉक्टर अरोड़ा। डॉक्टर सानी प्रणाम। आप हमारे हाँ प्रणाम। आप हमारे आदर्श हैं, हम आपको जैसे आदर्श नहीं सर, मैं आपका साथी हूँ सर। जी। जयपुर से हूँ। मैं होम्योपैथी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ पिछले कुछ सालों से। वैसे मैं टेक्नोलॉजी से था पहले, अब डाइवर्सिफाई किया है। मेरा अपने ग्रुप बना हुआ है, इसमें मैं डेली अवेयरनेस का पोस्ट डालता हूँ। जो आपसे आज जो डिस्कशन हुआ उसमें ये आया, कल ये मेरे पास एक पेशेंट आई थी तो कैलकाटा की है और जयपुर में अपने कोई रिलेटिव के पास आई थी, बट मेरे पास आई। उन्हें गोल्ड स्टोन की प्रॉब्लम थी। तो मैंने उनको काफी केस टेकिंग ले लेकर के मैंने शुरू से बोलता यार आपको कहीं ना कहीं एंजाइटी कुछ है। नहीं 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 डॉक्टर साहब कुछ नहीं। सबसे लास्ट में जब उन्होंने बोला कि मेरे को डॉक्टर साहब नींद नहीं आती, जैसे आपने भी बताया ना कि सब कुछ तो वो बोल दिया उन्होंने, पैथोलॉजिकल सब कुछ हमने ले लिया। वो लेटने जाते हो 2 घंटे नींद नहीं आती, रात को नींद खुल जाती है, फिर दोबारा आधा 1 घंटा नींद नहीं आती। तो मैंने वहां पर जाकर पकड़ा उस चीज को कि मैं कैसे अब इस पर बाकी मेडिसिन के अलावा किस तरह से उन्हें इस तरह से क्योर कर सकता हूँ। और 3-4 दिन पहले मैंने उनका ट्रीटमेंट शुरू किया है और अब वो आज ही फॉलोअप आया था कि नहीं पहले से आई एम फीलिंग बेटर। तो कहीं ना कहीं आपका जो पॉइंट है कि हमको वो पॉइंट देखना है कि माइंड में आज का जो जो आज का एनवायरनमेंट है, स्ट्रेस वाला एनवायरनमेंट है, वो हमारे जो इंटरनेट की रेस घूम रही है जो हमारी मोबाइल पे आती है, इसके साथ साथ जो स्ट्रेस और जो ग्रीफ किसी तरह का है, चाहे वो वॉर की वजह से है या पॉलिटिकल वजह से है, वो कहीं ना कहीं है। तो आपका कहना बिल्कुल एकदम ठीक है कि जब हम पैथोलॉजिकल और सारी डिटेल ले रहे हैं, एटलीस्ट एक बार कोशिश करें कि वो कुछ निकालने की कि किस तरह का ग्रीफ है, टाइप ऑफ ग्रीफ, टाइप ऑफ एंजाइटी। तो वो हमें काफी कुछ हेल्प कर सकती है और नेचुरली उसको आगे भी हम अच्छे तरह से फॉलो करते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इस तरह थैंक यू से सर। बहुत एक विमेश जी, मैं बताना चाहूंगा कि मेरा एक लेक्चर मैंने इसके पहले इसी फोरम में शायद दिया था, इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया, ये व्हाट्सएप, फेसबुक इसका भी बिल्कुल प्रभाव हम लोग के साथ में काफी है। तब मैं सर। कुछ क्वेश्चन से दीपमाला जी कुछ कहना चाहती हैं। दीपमाला जी को अनम्यूट कर लीजिए। यस यस सर। सर मैं आपने अभी ऑपरेशन सिंदूर का जो जिक्र किया तो इससे मैं पूछना चाहूंगी कि आप इसको कैसे कोरिलेट किए? क्या मतलब मोदी जी ने वो एक्शन लिया उससे आप होम्योपैथी को कोरिलेट कर रहे थे या फिर मैं उससे टेररिस्ट के? कोरिलेट नहीं कर रहा था दीपमाला जी, मैं उससे कोरिलेट नहीं कर रहा था। उसके कारण, कारण बिल्कुल। उसके कारण, उसके मतलब कारण उसके कारण उसके हमारे, फैमिली पे क्या इम्पैक्ट पड़ा उसका? उस फैमिली की बात छोड़ो, उस आदमी मन की पर क्या बात। इफेक्ट पड़ा, ये जी, इंपॉर्टेंट है। उस आदमी पर क्या इफेक्ट है, नॉट ऑन द फैमिली। फैमिली तो जो पड़ा होगा पड़ा ही होगा, लेकिन उस आदमी पर उसका क्या क्या प्रभाव प्रभाव, एग्जैक्टली। है ना, उस आदमी पर प्रभाव पर क्या पड़ा, सानी जी, ये एक बात क्या। हम और कहना चाहते हैं। एक बात कहना चाहते हैं, कह सकते हैं। आप बोलिए ना सर। हाँ, हम यस। ये कह रहे थे, ये जो भी आप हम लोग का कारण लेंगे सब ठीक है। इसके साथ हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से उसको काउंसलिंग करना पड़ेगा। अपने बिल्कुल सर। जो जो अपने संस्कार है, हमारे जो सनातन धर्म है, उसमें कहा गया है कि अटैचमेंट को छोड़ो, हर चीज़ की चिंता मत करो। ये बातें हमने उनको बतानी है। और जब तक ये नहीं बताएंगे, उनकी मानसिक स्थिति हम ठीक नहीं करेंगे, वो हर चीज, छोटी चीज को वो अपने आप पे ले लेंगे और उसका प्रभाव होगा। निश्चित और रूप से एक सर, बार हम उसका इफेक्ट लेके एंटीडोट कर देंगे तो ठीक हो, ऐसा नहीं है। जब तक उसकी मानसिक स्थिति बदलेगी नहीं, हर हर वस्तु को, हर बात को कैसे लेगा, उस पर जब तक उसे ये नहीं होगा, उसका रिलीफ नहीं होगा। किसी को भी आजकल ये हो गया, इतना हो गया है ईगो, इतना ईगो हो गया है, पति पत्नी के बीच में, लड़का लड़की के बीच में, ये सब समस्या हो रही है। सोशल मीडिया छोड़िए, I can also speak English. I can also earn money. Why should I listen to you? ये पति पत्नी में आ रहा है बहुत कुछ।
बहुत बार आ रहा आज है। और सर आज ये मैं एक रोगी देख रहा था, एक लड़का आया था अ, उसका इलाज करने के लिए, अ, दैट ही हैज गॉट द हेट्रेड विद द मदर। देखो माँ के सामने कहता मैं इससे बात नहीं करना चाहता हूँ, मैं अब देखना नहीं बताइए, चाहता। अब अब बताओ बताइए क्या कारण तो होगा, क्या, कुछ तो आपने कारण माँ होगा ना। माँ बेटे के संस्कार नहीं दिए तो हाँ, अब क्या हाँ। करेंगे? तो ये तो है। अब उसको कारण वो सफर तो कर रहा है ना वो आदमी, बिल्कुल उसको डिप्रेशन बिल्कुल की दवा खा रहा है, बिल्कुल। डिप्रेशन की दवा और खा दूसरा रहा है है और ठीक नहीं कि हुआ, तो उसी के लिए लाए थे कि कैसे ये ठीक हो। आप हाँ, बहुत यंग लड़का है सर, यंग जो हार्डली नहीं 23 years old। और चलिए, थैंक यू सर, बहुत अच्छा आपने बताया है। नंदलाल साहू शायद कुछ हैंड रेज किए थे, एनीवन इज देयर? कोई एक और व्यक्ति ने हाथ उठाया था, कोई और हाँ डॉक्टर वही साहब? नंदलाल साहू थे। अच्छा, नंदलाल जी बोलिए। अनम्यूट कीजिए वैष्णवी जी। अब समय भी देख लीजिएगा, आपका कितना समय हो गया है, मेरे पास घड़ी नहीं है। 1 मिनट 1 मिनट। 1 मिनट बचा है। ओनली 1 28। मिनट बचे हैं। तो हमको लगता है कि नीलम जी कह रही हैं एक्चुअली मोबाइल से अनवांटेड संस्कार बचें। हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल सही कह रही हैं कि हम बिल्कुल सत्य, बिल्कुल मोबाइल सत्य। पर कहते हैं कि सबसे बड़ा डॉक्टर कौन है आज? सबसे गूगल, गूगल बड़ा है, डॉक्टर बाबा गूगल, गूगल बाबा गूगल गूगल। गूगल गूगल। बाबा है। हाँ गूगल बाबा जो बाबा है तो बहुत गूगल। बड़ा डॉक्टर है। ये गूगल अब बाबा से आज ही की मिलिए। बात बता रहा हूँ, एक हमारे झारखंड से आए थे, उन्होंने कहा मेरे को बेलेनाइटिस हो गया। मैंने कहा ये शब्द कहाँ से है, आप तो इंजीनियर हो। सर वो है ना, हमने ऐसे, मैंने कहा आपने बाबा गूगल से पूछा? हाँ नहीं, बाबा गूगल। मैंने कहा आपको हो समस्या नहीं है, और गूगल में जो देखेगा वो डिप्रेशन में जाएगा अल्टीमेटली। तो थैंक जो यू। है अभी एनीवन? अभी के बच्चे सर बुक नहीं पढ़ते, गूगल पढ़ते हैं। गूगल से रिप्लाई आंसर निकालते हैं। चलिए, वैष्णव जी आपका समय लगता है कि देख लीजिए। आई 1 थिंक मिनट वैष्णव बचे हैं सर। नहीं, बंद कीजिए, अब समय नहीं है। आ, हमारे मित्र धानेश जी भी यहाँ आ गए। हाँ सब आ गए आगे वहाँ पे। धानेश जी, वैष्णवी जी निकल चुकी हैं। दीपमाला जी आप वोट ऑफ थैंक्स कर हाँ, सकते यस यस सर। हाँ यस सर। थैंक यू सर। आप ऐसे ही अब बीच बीच में अपना टॉपिक हम लोग के साथ शेयर करते रहिए, इससे हैं। कभी हम कभी आपका कभी कोई एक्सपीरियंस। हाँ कभी कोई स्पीकर गायब होने पर हाँ, नहीं नहीं, वो तो कभी कभी स्पीकर गायब होने पड़ा है, ऐसे कभी कभी बीच में, जैसे आज आपने अपना एक बिल्कुल स्पेशली सही, डाला हुआ था टॉपिक, ये भी जरूरी है क्योंकि ताकि बिल्कुल इससे सही। मैं हम लोगों को भी हमेशा आ, कुछ न कुछ नया सीखने को मिले। इसी तो टॉपिक को थैंक। इसी टॉपिक को मैं 12 तारीख को अंग्रेजी में दे रहा हूँ डॉक्टर धनेश जी के रिक्वेस्ट पर। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं उसे भी हम लोग जरूर सुनेंगे। तो 12 थैंक यू तारीख वेरी को हाँ। मच। अब हमारा हिंदी सेशन खत्म हो रहा है और इंग्लिश सेशन स्टार्ट होने जा रहा है, तो अभी मैं डॉक्टर धनेश सर को हैंड ओवर कर रही हूँ। ओवर टू यू सर।